कि ज्ञान कहीं से भी अर्जित करो, अंत में उस ज्ञान का इस्तेमाल जो है अपने घर में करो, अपने लोगों की तरक्की करो। मेरा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में भी सिलेक्शन हो गया था और पटना मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्शन हो गया था। अब चूंकि मैंने टॉप किया था बिहार में बायोलॉजी में, 18वां स्थान था मेरा पूरे प्रांत में। 17 लोग मैथमेटिक्स वाले हमसे ऊपर थे हायर सेकेंडरी में, मैंने टॉप किया था, इसलिए पटना मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट लिस्ट में मेरा एडमिशन हुआ। मेरे नाना जी भी डॉक्टर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं CMC वेल्लोर में पढूं। पिताजी का हार्ट अटैक हो चुका था तुरंत ही 2-3 महीना पहले। वो एकदम डर गए थे और वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे मैं दूर जाऊं। उनका बड़ा लड़का था मैं। लोग हमेशा मातृ करते हैं, मेरा पितृ लगाव था। मैं रोकना चाहते हैं आपको, आप थोड़ा कम बोले इस पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो रिश्तों में माँ बाप के जो अफेक्शन होता है उसमें विश्वास बहुत कम कर रहा है। और आप आज इस जगह पर पहुंचने के बाद जब ये कहते हैं कि हम पिताजी के चलते नहीं गए, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना कि कैसे हिम्मत हुआ कि मतलब वेल्लोर वाला तनी बढ़िया होगा, पटना का PMCH तो उससे तो बढ़िया नहीं होगा, लेकिन फिर भी यू चूज देयर जस्ट फॉर योर फादर। ये कैसे हुआ? ये समाज कुछ ऐसा हो गया है कि लोग, पहले था कि हम की प्रवृत्ति थी, हम लोग की प्रवृत्ति थी। आज मैं, हम से समाज मैं की ओर चला गया है। मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है, गलत चीजों को बहुत जल्दी इम्बाइब करता है, वही समाज में आ गया है। आज क्या देख रहे हैं, आजकल क्या हो गया है, एक आध बार आजकल फोन पर बहुत आता है यहाँ पर जाने के लिए, और नया नया यंग जिसको कहते हैं ये सब हो गया है, एग्जीक्यूटिव सब फोन करेगा, वेल डॉक्टर कुमार वी आर इनवाइटिंग यू टू दिस, और तब बोलेगा क्या, वेल व्हेन यू गाइज आर कमिंग। अरे भाई बेवकूफ कहीं का, तुम मेरा, मैंने मुश्किल से 30-35 साल का होगा एग्जीक्यूटिव, कहता यू गाइज आर कमिंग। अंग्रेजी बोले के फेर में तू सब संस्कार भूल गया। में कि लंदन ओलंपिक्स देखने चले गए थे, टी-शर्ट जो पहने हैं अजय सर, वो लंदन ओलंपिक्स में ये सही बात है। मेरी हमेशा से इच्छा रही, मैं कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जहां तहां जाता रहा हूं। आपको नहीं विश्वास होगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ने की इच्छा थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यदि दूसरा व्यक्ति जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, तीसरे तो APJ अब्दुल कलाम हैं, तो बीच वाले जो थे लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और उन्होंने हम लोगों का बहुत खेल सब देखा था। क्योंकि वहाँ 20 दिन रहना पड़ता है, सिर्फ परेड ही नहीं होता है, हम लोग का NCC का कर्तव्य वगैरह होते हैं अलग। एक दिन टी पार्टी देते हैं राष्ट्रपति। मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 110 रुपये महीने उस जमाने में, तो 1320 रुपया होता था। तो जब तक वो जो क्लर्क जो थे, नाम भी आज भी याद है, चेहरा याद है, वो कहते थे 100 रुपया लेके आइए तब आप अपना चेक लेके जाइए। तो कहा करते 1320 रुपया की बात थी, तो 100 रुपया लेके जाते थे, बड़का 100 रुपया का नोट उस समय होता था। सुरेंद्र लेके आए हैं हम, अच्छा ले आए, अच्छा तो चेकवा आपका तैयार है। सफलता के उच्चतम पायदान पर पहुंच जाने के बाद एक व्यक्तित्व बन जाता है, और उसके बाद सवाल ही वे कि हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई व्यक्तित्व में कैसे तब्दील हो गया। और इसका बहुत आसान सा जवाब है, वो जवाब जो हमें अनुभव देता है। वो जवाब जब एक आदमी अपना प्रदेश छोड़कर कहीं बाहर जाता है, वहां रहकर सीखता है, और फिर अपने प्रदेश में आकर यह दावा करता है कि मैं इस जगह को बदलूंगा। और इसीलिए हमने सोचा कि अब बिहार की उन शख्सियतों को पकड़ा जाए जिन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। और उसके बाद अगर हम चिकित्सीय इतिहास की बात करेंगे बिहार की, तो एक नाम जो पहले से चला आ रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, वो नाम है डॉक्टर अजय कुमार। तो हमने सोचा कि सर डॉक्टरी में चिकित्सीय ज्ञान में बहुत तेज है, लेकिन सर का एक जीवन है, वो जीवन जो आप तक पहुंचना चाहिए, और वो जीवन जिसको हम आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको गर्व हो सके उन बिहारियों पर जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए बाहर गया, मतलब अपनी मिट्टी के संरक्षण के लिए बाहर गए, फिर वापस आए और उसी मिट्टी को आज संरक्षित कर रहे हैं।
अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। आज हम एक नए सेगमेंट शख्सियत की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों से मिले और उन लोगों के जीवन परिचय को आप तक पहुंचाएं। और अगर शुरुआत करनी हो किसी नए सेगमेंट की, तो अजय कुमार से बेहतर व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो अब हम इनके पास आएंगे। जैसा कि आप नियम जानते हैं कि हमें 7 बजे इनके घर पहुंचना होता है। आज हम लोग 10 मिनट लेट थे और आज इस सेगमेंट में हम ये बात करेंगे कि कैसे सर पहले इंग्लैंड गए, यहां की पढ़ाई लिखाई में क्या हुई, वापस कैसे आए, वापस आकर क्या किया, जो सोच कर आए थे वो कर पा रहे हैं कि नहीं। और इसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से सर के पूरे जीवन को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपको प्रेरणा मिल सके और एक ऐसा व्यक्तित्व जो कई दशकों से बिहार की सेवा कर रहा है, आप उसके बारे में जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। बताओ क्या जानना चाहते हो? हम ये जानना और कब से जानना चाहते हो? हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि हम आपके जन्मदिन के दिन एक लाइन लिखे थे, हम वही लाइन कोट करेंगे अपने आप को, कि हमको उन लोगों से बहुत विशेष लगाव जैसा लगता है जो लोग बाहर जाते हैं और बाहर से अपने मिट्टी में लौट आते हैं। तो बाहर जाने का ख्याल क्यों और मिट्टी में लौट आने का ख्याल क्यों, यहां से शुरुआत करिए। देखो, ऐसा है कि मनुष्य को संस्कार जो मिलते हैं वो परिवार के और अपने जो माता पिता दादा दादी, वो जेनेटिक चला आता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक संस्कार दिया था कि हमेशा अपने गोल को बिना भूले हुए परिवार और समाज का ख्याल रखना चाहिए। गोल मत भूलो, तुमको जो करना है वही करो। ये मेरे दिमाग में थी बात। उसके बाद मैं नेतरहाट विद्यालय गया। तो नेतरहाट विद्यालय में 11 साल की उम्र से लेकर 17 साल की उम्र तक जो मेरे ऊपर अपने देश, अपने प्रांत, अपने लोगों के प्रति प्रेम, मातृभूमि के सेवा करने का जो ये दिया गया, पाठ दिया गया, सीख दी गई, वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव कर चुका था। और हमेशा से मैंने सोचा कि ज्ञान कहीं से भी अर्जित करो, अंत में उस ज्ञान का इस्तेमाल जो है अपने घर में करो, अपने लोगों की तरक्की करो। अभी कुछ दिन पहले अभी लोग बात करते हैं कि तालिबान में क्या हो रहा है। अरे भाई, तालिबान को तालिबान वालों पर अभी छोड़ो ना। हमारा एक शिष्य हुआ करता था श्याम बाबू, आज मेरे अखबार में तो एक एशियन डेवलपमेंट सोसाइटी बनाया था। तो एक दिन एक सभा में मैंने उसको कहा कि अरे श्याम, तुम खजांची रोड में रहता, कम से कम उसकी सफाई पर तो ध्यान दिया करो, उसका उत्थान का ध्यान पहले दो, तब सोचना एशिया में क्या होने वाला है। तो ये चीज सबसे बड़ी है। अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार, अपना यहाँ के जन्मे हैं, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। तो हमको तो इसके लिए करना ही करना है। ये पक्की बात है। इफ आई एम नॉट सेल्फिश, विच आई एम नॉट। अब आगे बढ़ जाओ कि ये दिमाग में बचपन से दिया गया था। और एक बात बता दें, बच्चा 6 बरस की उम्र तक उसके दिमाग में जो दीजिएगा वो एकदम उस पर जमा रहेगा, जेनेटिक इफेक्ट के अलावा। और स्कूल में जो पढ़ता है और समझता है और जानता है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरे ऊपर था। नेतरहाट विद्यालय से मैंने पास किया। पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज, उसमें भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में भी सिलेक्शन हो गया था और पटना मेडिकल कॉलेज में भी सिलेक्शन हो गया था। अब चूंकि मैंने टॉप किया था बिहार में बायोलॉजी में, 18वां स्थान था मेरा पूरे प्रांत में। 17 लोग मैथमेटिक्स वाले हमसे ऊपर थे। हायर सेकेंडरी में मैंने टॉप किया था, इसलिए पटना मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट लिस्ट में मेरा एडमिशन हुआ, ऊपर ही था। लेकिन मेरे नाना जी भी डॉक्टर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं CMC वेलोर में पढ़ूं। पिताजी का हार्ट अटैक हो चुका था तुरंत ही 2-3 महीना पहले। वो एकदम डर गए थे और वो भी डॉक्टर थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे मैं दूर जाऊं। उनका बड़ा लड़का था मैं, सबसे बड़ा। तो
नेतरहाट में इतना दिन रहा, 6 साल, इसके पीछे ही में हमको हार्ट अटैक हो गया। अब जो है सो नहीं चाहते थे कि मैं उनसे दूर जाऊंगा। पिताजी से मेरा लगाव बहुत ज्यादा था। लोग हमेशा मातृ और मातृ करते हैं, मेरा पितृ लगाव था, बहुत ज्यादा पितृ लगाव हमारा रहा। तो पिताजी की बात मैं टाल नहीं सकता था। नाना जी के कहने के बावजूद भी मैंने पिताजी के कहने पर पटना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ रोकना चाहते हैं हाँ, आपको। बोलिए। आप थोड़ा कम बोले इस पे, लेकिन हम चाहते हैं कि आजकल का जो नौजवान है वो रिश्तों में माँ बाप के जो अफेक्शन होता है उसमें विश्वास बहुत कम कर रहा है। और आप आज इस जगह पर पहुंचने के बाद जब ये कहते हैं कि हम पिताजी के चलते नहीं गए, तो थोड़ा और एक्सप्लेन करिए ना कि कैसे हिम्मत हुआ कि मतलब वेलोर वाला तनी बढ़िया होगा, पटना का पीएमसीएच तो उससे तो बढ़िया नहीं होगा, नहीं, लेकिन फिर भी यू चूज देयर जस्ट फॉर योर फादर। ये कैसे हुआ? देखो ऐसा है कि अभी आगे मैं बताऊंगा पिता की बात मानकर और मैंने क्या किया, जो बहुत लोग नहीं करते हैं। उस जमाने में इस तरह की बात थी, हमारे मित्र बंधु जितने थे सब माता पिता की बात मानते थे। धीरे धीरे कालांतर में जो समाज में बदलाव आया, तो पूरे समाज में देख नहीं रहे हो अभी क्या हो रहा है। हमारे घर में ही मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते हैं, जो मनमानी करनी होती है वही करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये शायद मेरे संस्कार देने में कोई कमी हो गई, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ये समाज का प्रभाव है। ये समाज कुछ ऐसा हो गया है कि लोग, पहले था कि हम की प्रवृत्ति थी, हम लोग की प्रवृत्ति थी। आज मैं, हम से समाज मैं की ओर चला गया है। यदि गमला है सामने पड़ा हुआ, तो ये मैं नहीं सोचूंगा कि मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मैं गमला हटा दिया, मेरी माँ क्या सोचेंगी, समाज क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, मुझे ये गमला लेना है, तो मैं इसको बाय हुक और बाय क्रुक लूंगा। आई डोंट केयर व्हाट द सोसाइटी एंड द पीपल थिंक अबाउट मी। ये समाज हो गया है। ये अब समाज बहुत ज्यादा तो विदेशी प्रभाव भी हमारे समाज पर पड़ा है। वहाँ भी इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड होता है, लेकिन उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी है। तो अच्छाइयाँ तो हमने ली नहीं। शाम में दारू पीता है, क्या कहते हैं अंग्रेज, तो दारू दिन भर हम पीते रहेंगे, अंग्रेज भी तो दारू पीता है। अरे भाई को दिन भर काम करके थक करके 2 पैक पी करके खाना उना खा के सोता है, वो नहीं देखोगे, काम उसका नहीं देखोगे, काम के प्रति उसका जो लगाव है वो नहीं देखोगे, उसके प्रति वो जिस तरह से जुड़ा हुआ ये नहीं देखोगे, सिर्फ वो दारू पीता है। तो जितनी गलत चीजें हैं, मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है, गलत चीजों को बहुत जल्दी इम्बाइब करता है, वही समाज में आ गया है। आज क्या देख रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी मोदी जी को बोलते हैं, क्या अच्छा लगता है। उस राहुल गांधी जी की उम्र हमारे पुत्र के उम्र की है, 50 मेरा पुत्र भी है, वो भी है, और वो हमारे समकक्षी हैं मोदी जी। मोदी बोलता है, करता है, उसको ये है, चोर है, ये है। भाई तो वही ना समाज में रिफ्लेक्ट होगा। आपके लीडर्स जिस तरह से बिहेव करेंगे उसी तरह से ना समाज में रिफ्लेक्ट करेगा। हमारे प्रांत में भी कुछ यंग लीडर्स हैं जो थोड़ा, वो उतने बुरे नहीं हैं जितना वो हैं, लेकिन उस तरह से बात करते हैं जो कि बहुत ही मुझे खराब लगता है। एक रेस्पेक्ट आजकल क्या हो गया है, एक आध बार आजकल फोन पर बहुत आता है यहाँ पर जाने के लिए, और नया नया यंग जिसको कहते हैं ये सब हो गया है, एग्जीक्यूटिव सब फोन करेगा, वेल डॉक्टर कुमार वी आर इनवाइटिंग यू टू दिस, और तब बोलेगा क्या, वेल व्हेन यू गाइज आर कमिंग। अरे भाई बेवकूफ कहीं का, तुम मेरा, मैंने मुश्किल से 30-35 साल का होगा एग्जीक्यूटिव, कहता यू गाइज आर कमिंग। अंग्रेजी बोले के फेर में तू सब संस्कार भूल गया। अरे कहो कि आप कब आ रहे हैं, चाहे आप लोग कब आ रहे हैं, यू गाइज आर कमिंग। ऐसे लोगों को बड़ा जोर से डांटता हूँ, वैसे फंक्शन में मैं जाता नहीं हूँ, फोन पर रख देता हूँ। संस्कार खत्म हो गए हैं, क्या करिएगा, ऐसे ही जीवन चलाना है। तो पिताजी, अब मैं बैक होता हूँ, पिताजी के कहने पर मैंने पटना मेडिकल कॉलेज में ही
रहने का। ये किया, उससे थोड़ा घाटा हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ समस्याएं आई। पटना मेडिकल कॉलेज का डिग्री कुछ दिन के लिए डी रिकॉग्नाइज हो गया, तो मैं 1 साल पीछे हो गया। 66 के बाद हमको 71 में निकल जाना चाहिए था, तो 73 के बिगनी में मैंने पास किया। तो ये समय बर्बाद 1 साल हमारा गड़बड़ हुआ। तो उसके चलते फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ कि पिताजी की बात तो मैंने रखी। उसके बाद यहाँ पढ़ा, मैं अच्छा किया। मैंने पढ़ाई में मैं अच्छा था, खेल कूद में अच्छा था। पटना यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया एथलेटिक्स में, हॉकी में, और मुझे यूनिवर्सिटी कलर भी मिला। पटना मेडिकल कॉलेज को तो एथलेटिक्स का कैप्टन भी बना मैं, और इंटर मेडिकल स्पोर्ट्स में, बिहार इंटर मेडिकल स्पोर्ट्स में चैंपियन भी हुए लोग हमारे ही अध्यक्षता में। और मेरे मित्र थे डॉक्टर रमेश शर्मा हैं अभी इंग्लैंड में, हम लोग दोनों ने मिलके, वो सेक्रेटरी थे और मैं कैप्टन बना। हम लोगों ने जीत दर्ज कराई और स्पोर्ट्स में हमने काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया। इसके चलते मुझे पटना मेडिकल कॉलेज से कॉलेज ब्लू भी मिला। अच्छा। तो खेल में मैंने अच्छा किया, और लोग कहते हैं कि खिलाड़ी है, लेकिन मैं एक बार बता दूं, जब से खेल बंद हुआ है यूनिवर्सिटी में, हर तरह के असामाजिक कार्य शुरू हो गए हैं। क्योंकि जितने भी टैलेंटेड बच्चे थे उस समय खेलते थे, फील्ड भरा रहता था। पटना मेडिकल कॉलेज का, पटना कॉलेज का, पटना साइंस कॉलेज का, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज का, फील्ड में शाम में खेल ही खेल होता था। और चूंकि मैं यूनिवर्सिटी से स्पोर्ट्स का ही था, हर मित्रों से मैत्री हुई जो लोग खेल वाले थे। खिलाड़ी तो पॉजिटिव थिंकर होता है, तो वो पॉजिटिव थिंकिंग थी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन था यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में। जब से ये सब खेल बंद हुआ है, जितने गलत सलत काम हो रहे हैं, अब इस पर बाद में कभी मैं बताऊंगा। करते हैं, इतना खेल प्रेम है कि लंदन ओलंपिक्स देखने चले गए थे। हाँ, टी शर्ट जो पहने हैं अजय सर, वो लंदन ओलंपिक्स में हमारा ये सही बात है। मेरी हमेशा से इच्छा रही, मैं कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जहां जहां तहां जाता रहा हूं। आपको नहीं विश्वास होगा, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन में पढ़ने की इच्छा थी। स्पोर्ट्स मेडिसिन, हाँ, पढ़ने की इच्छा थी, और उसके चलते मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन का सदस्य बना। बिहार स्पोर्ट्स मेडिसिन, बिहार ब्रांच ऑफ इंडियन एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन का मैं ट्रेजरर बना। डॉक्टर अजय भगत हमारे मित्र थे, वो थे सेक्रेटरी, डॉक्टर डीपी त्रिपाठी प्रेसिडेंट। और मैं 2 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए पटियाला में, पहला स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ द कंट्री है, तो वहां पर मैं गया था ट्रेनिंग लेने के लिए स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पर। वर्ल्ड ओवर के बड़े बड़े स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट वहाँ आए थे, और वहाँ पर मैंने उसकी पढ़ाई की। और आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य भी होगा शायद कि यहाँ से जो मैं इंग्लैंड गया था, तो जाते ही सबसे पहले मैंने लखबरा, एक जगह है वहाँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का मैंने 2 हफ्ते कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुझे मिला एसोसिएट ऑफ फेलो ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। वो हमको जिसको कहते हैं एक तमगा मिला। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन में मेरी ये इच्छा थी, शुरू में ही मैंने कोशिश की। फिर मैंने देखा ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, नहीं परसू कर सका। लेकिन खेल के प्रति, स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रति मेरा लगाव बना रहा, और जीवन पर्यंत। और उसी का परिणाम था कि 2012 में लंदन में हुआ ओलंपिक्स। हाँ, तो मैंने कहा लंदन तो मेरा सेकेंड होम है, मतलब इंग्लैंड 9 साल रहे हैं, तो और हमेशा जाते रहते हैं हर साल। तो मैंने दोस्तों को टिकट का अरेंजमेंट हुआ, और चूंकि मेरा एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था, इसलिए एथलेटिक्स को पूरा मैंने देखा। बाकी तो टीवी में वहाँ देखते थे बैठ करके दोस्त के घर में, लेकिन ये मैंने उसान बोल्ट को दौड़ते हुए और ब्लैक को दौड़ते हुए और इन लोगों को compete करते हुए इस सब में सब मैंने देखा, और बहुत ही मजा आया। तो स्पोर्ट्स तो मेरे जीवन में है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आपको बता दूं, नेतरहाट में जब मैं था तो 1965 में
रिपब्लिक डे कंटिजेंट परेड में भी मेरा सिलेक्शन बिहार से हुआ था। और मैंने वो 26 जनवरी का जब अभी भी देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि अरे 1965 में तो हम भी इसी राजपथ पर परेड किए थे। तो मैं एयर विंग में था, उस राजपथ पर मैंने परेड किया था। और मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि लेट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, और लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे उस साल, वो स्पेशल इनवाइटी थे उस परेड में 1965 में। उसके अलावा सबसे जो मेरे परम प्रिय, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यदि दूसरा व्यक्ति जिसको मैं आदर्श मानता हूँ, और तीसरे तो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, तो बीच वाले जो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और उन्होंने हम लोग का बहुत खेल सब देखा था, क्योंकि वहाँ 20 दिन रहना पड़ता है, सिर्फ परेड ही नहीं होता है, हम लोग का एनसीसी का कर्तव्य वगैरह होते हैं अलग। एक दिन टी पार्टी देते हैं राष्ट्रपति और सब। तो वो आनंद भी मैंने एनसीसी में रह के उठाया है था, और उसके चलते मैं पटना मेडिकल कॉलेज में जब आया तो मैं एनसीसी में रहा। पढ़ाई के साथ सब काम करता पढ़ाई के साथ साथ मैंने, क्योंकि जो आदमी सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में रहता है वो पढ़ ही नहीं पाता है। सवेरे सोचेगा दिन भर पढ़ने का है, तनी अब जरा सा थोड़ा ज्यादा सूत लिया जाए, नाश्ता करके कहेगा दूर अभी दिन भर पढ़ने का जाए, एक नींद नाव मार लिया जाए। स्टडी लीव जो लोग लेते हैं फालतू का लेते हैं। मैंने FRCS भी किया बिना छुट्टी लिए हुए, काम करते हुए मैंने किया, वो आगे बताऊंगा। तो उसके बाद शाम होते होते अरे अभी बहुत रात पड़ी हुई है, जरा घूमा फिरा जाए, पटना मार्केट घूमा जाए, तो वो आदमी का देखिएगा अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा पढ़ाई का उतना ही होगा 3 घंटा 4 घंटा जो मेरा था। रेगुलर में पढ़ता था, ये पक्की बात है। मैं रेगुलर पढ़ाई करता था 2 घंटा 2.5 घंटा रेगुलर, लेकिन उसी के साथ मेरा रूटीन रेगुलेटेड था। शाम में खेलता था, दिन में एनसीसी के भी परेड में जाता था, एनसीसी के कैंप में भी जाता था। क्लास की पढ़ाई भी कभी नहीं मेरा अटेंडेंस गड़बड़ हुआ क्लास का। तो ये सारी चीजें मैं करता रहा। और जब सेकेंड ईयर पास करने वाले थे तो एक दूसरी मुसीबत आ गई। मुसीबत नहीं अब कहेंगे, उस शब्द को अब मैं वापस लेता हूँ। व्हेन आई लुक बैक, अब पिताजी अड़ गए कि शादी कर लो। मेरे परिवार में बताइएगा कि मेरे परिवार में किसी की भी शादी पढ़ते हुए नहीं हुई, लेकिन उस साल एकदम वो पिताजी भीड़ गए। सबसे बड़ा लड़का था कि नहीं तुम शादी कर लो। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया मामला भाई, अभी तो हम कैरियर बना रहे हैं, ये शादी वादी करके बड़ा। और परिवार में हालत थी कि पिताजी की का उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के डॉक्टर थे, बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, और हार्ट अटैक के बाद वो प्रैक्टिस करना वर्चुअली बंद कर देते उन्होंने कर दिया था। तो आर्थिक स्थिति हम लोग की बड़ी कमजोर थी। मेरे छोटे भाई अजीत BN कॉलेज में पढ़ते थे उस समय, यही लालू जी के बैचमेट थे। हाँ, लालू जी के बैचमेट थे, BN कॉलेज में आर्ट्स में थे। सबसे छोटे भाई अनिल बाबू जो हैं, वो भी तब तक राम मोहन राज सेमिनरी में एडमिशन करा दिया था हम लोगों ने कि तीनों भाई साथ रहेंगे तो खर्च कम होगा और माँ हम लोगों को पढ़ाएंगी। तो इस तरह से मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी 110 रुपये महीने उस जमाने में, तो 1320 रुपया होता था। तो जब तक वो जो क्लर्क जो थे, नाम भी आज भी याद है, चेहरा याद है, वो कहते थे 100 रुपया लेके आइए तब आप अपना चेक लेके जाइए। तो कहा करते 1320 रुपया की बात थी, तो 100 रुपया लेके जाते थे। बड़का 100 रुपये का नोट उस समय होता था। सुरेंद्र बाबू लेके आए हैं हम, अच्छा ले आए, अच्छा तो चेकवा आपका तैयार है। वो 1320 रुपया की खुशी जो होती थी ना, उतनी खुशी जीवन में अब इतने लाखों रुपया कमाता हूँ वैसी खुशी थी। वो चेक लेके मैं सीधे माँ के पास आता था, माँ को चेक देता था कि ये हमारा स्कॉलरशिप साल भर का मिल गया। हम माँ ही 100 रुपया पहले दिए रहती थी, तो वो चेक भंजाया जाता था। और उस चेक के भंजाने के बाद हम लोग तीनों भाई को जो आनंद आता था, इसलिए कि सबसे पहला काम भाई कपड़ा खरीदाता था। कपड़े की दिक्कत, कितने में मिलता था कपड़ा? अच्छा,
मैं उस समय बहुत सस्ता मिलता था। बूसर पैंट सिलाया जाता था, रेडीमेड हम लोग कहाँ जानते थे। हमारा घर चूंकि नेपाल के बॉर्डर पर था, तो कुछ उस समय नया नया टर्लिन उर्लिन आया था, तो उधरे से हम लोग टपा लेते थे, बीरगंज से रक्सौल ले आते थे। कुछ यहाँ तो हमारे पास तो भाई सीधी बात है, 2 फुल पैंट और 3 बूशर्ट से शुरू किए थे। बाद में धीरे धीरे एक बूशर्ट सिलाता था। साल में एक बार माता जी कपड़ा उपड़ा बनवा देती थी तीनों भाई का। हम लोग तीनों भाई रहते थे, एक ही फैन के नीचे तीनों सोते थे। ये लंबी कहानी है। काफी आर्थिक इसमें हमने समय शुरू में गुजारा। और जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती है ना, तो सगे संबंधी भी कनखियाने लगते हैं। और हम सच बताऊं कि मैं बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आता था। मैंने फैमिली हमारी रिलेटेड थी अच्छे से बड़े लोगों से। मेरी अपनी मौसी उस समय एमएलए थी। इतनी अच्छी महिला है, अभी भी जिंदा है, श्रीमती उमा पांडे। उन्होंने 3 महीना अपने घर में आर ब्लॉक में रखा हम लोगों को। जब तक हम लोगों ने सोचा कि मौसी के यहाँ कब तक रहेंगे, यहाँ पॉलिटिकल सब दिन भर आते रहता है, भी करता रहता है। तो हम लोग धीरे से जगह, हालांकि मौसी ने कभी नहीं कहा कि यहाँ से जाओ। एक वही महिला थी जिनका सपोर्ट हम लोग कभी नहीं भूलेंगे उस तकलीफ के टाइम में। बाकी लोग तो कन्नी कटाते रहते थे। तो तकलीफ में जिए, लेकिन मजा आया। उसका फायदा एक हुआ कि व्हेन यू लिव टुगेदर ड्यूरिंग बैड टाइम्स, देन जब गुड टाइम्स आता है तभी टुगेदर ही आदमी रहता है, क्योंकि उस समय याद रहता है। और सबसे बड़ा भाई होने के नाते मेरा ये भी एक कारण था लौटने का, कि मैं अपने परिवार को समेट कर रखूंगा। क्योंकि इंग्लैंड जाते ही मेरे फादर का डेथ हो गया 1 ही साल के अंदर। तो मेरी माँ को तो मैंने वहीं से सपोर्ट किया और बहुत कुछ हुआ। और भाई लोग जो हैं धीरे धीरे सेटल कर रहे थे, तो वहां से सपोर्ट किया। और आने का मेरा कारण था कि सारे भाइयों को, संबंधियों को, सबको मैं एक साथ समेट के रखूंगा। जिनको कोई तकलीफ होगी, कोई दिक्कत होगी, तो इफ आई कैन डू आई विल डू फॉर देम। और आज मैं इतना सेटिस्फाइड हूं कि मैंने ये किया। उसमें मेरी पत्नी का संपूर्ण सहयोग रहा। बिना पत्नी के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। कितनों आप नौटंकी बाजिए, जो घर में सोने आइए और मेहरारू गए बिना मतलब है ना आप सब नौटंकी कर रहे हैं, बंद कीजिए, तो बंद हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी ने आगे बढ़ चढ़कर पूर्ण सहयोग किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इंग्लैंड छोड़ रहा था तो कुछ मित्रों ने कहा कि यार तुमको तो पटना में ना वो दूर जमीन है, न वो घर है, बाबूजी भी मर गए, नौकरी तुमको नहीं है, तुम बोरिया बस्ता बांध करके जा कहाँ रहा है? हम कहा पटना। कहा यार तू पागल हो क्या, तुम यूरोलॉजी में इतना ज्ञान हासिल किए। अब मैं ये एक चीज सोच चुका था कि नाउ इंग्लैंड में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हैव स्क्वीज्ड लेमन ड्राई। सारे ज्ञान जितना ले सकता था उतना ले लिया। और जब हमको आत्मविश्वास हो गया कि मैं अकेले खड़ा रह सकता हूँ, चल अजय कुमार पटना। कौन सन में इंग्लैंड गए थे पहले बताइए? 1975 में गया और 83 के अंत में मैं आया। एमबीबीएस करके गए? हाँ, एमबीबीएस का माहौल कैसे बना? जाने का माहौल ऐसे बना कि एमबीबीएस मैंने किया। ठीक है, ये भी एक कहानी है यार। क्या हम बता रहे हैं, कहानी है। एमबीबीएस जब मैंने किया तो फाइनल एमबीबीएस पे ऐसा हुआ कि थोड़ा खुल के बताता हूँ। मेरे कुछ मित्र थे जिनको मैं साथ में खींच के चलता था। वो समझिए कि थ्योरी में वो लोग बड़े घर के लड़के थे, हमारे मित्र लोग। तो मैं थ्योरी में उन लोगों को बैठता था। वो लोग ऐसा करते थे कि रोल नंबर ऐसा सेट करते थे कि सबको एक साथ बैठे। तो मैं बैठता था और बोल बोल के लिखता था। तो बोल बोल के लिखता था तो बाकी लोग भी मेरे लिखने से लिखते थे। और इन्विजिलेटर यदि आ जाए तो मैं चुप हो जाऊं तो सब चुप हो जाए। तो एक बहुत बदमाश टाइप के इन्विजिलेटर थे, बोलते थे क्या जी क्या हुआ, इंजन खींचना बंद कर दिया क्या? कोई कहते थे कि अरे
सूरज की रोशनी खत्म हुई और सारा ग्रह जो है सो एकदम ही हो गया, सबकी कलम बंद हो जाती थी। उसके बाद फिर मैं वो चले जाते थे, लिखता था। मेरी हालत ये थी कि एक भाई थोड़ा ड्राइंग व्राइंग भी बनाना पड़ता है, तो जब हम ड्राइंग व्राइंग बनाने लगते थे, अरे बोल रे, बोल बोल, अरे बोल, अरे यार क्या बोले, ड्राइंग को कैसे बोले यार, अरे ड्राइंग बनाना जरूरी है, आगे बोल, बस थोड़ा ड्राइंग बनाने दो। नतीजा क्या हुआ कि फाइनल ईयर के एक सब्जेक्ट में कि एक पेपर में जिनको मैं लिखाता था उसमें से एक मित्र को हमसे ज्यादा नंबर आ गया, लेबल या लिखा है हाँ नंबर आ गया उसको ज्यादा, वो ड्राइंगों ने बनाया था। तो अपना इस तरह की बात थी, लेकिन चलता था। मैं सेटिस्फाइड इसलिए होता था, सब दिन से लोगों को लेके चलने की मेरी आदत थी। मैं खुश होता था कि साहब ये मेरे मित्र लोग जो हैं जो हमारे साथ पास हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि फाइनल एमबीबीएस में मैं एक विषय ईएनटी होता है, ईएनटी, उसमें मैं ऑनर्स की तैयारी कर रहा था और बहुत अच्छा मेरा था। थ्योरी में मैंने अच्छा हुआ किया भी था, लेकिन हुआ क्या कि मेरे एक मित्र जो बहुत ही पावरफुल थे, उनके पिताजी हर जगह पैरवी में सेट हो जाता था, तो थ्योरी तो हम लिखा देते थे और पैरवी तो पास कर जाते थे वाइवा इसमें। लेकिन एक बड़े खूंखार टाइप के एग्जामिनर आए और उन्होंने अपना नंबर रखवाया हुआ था, रोल नंबर मेरे ही बगल में। तो एक खूंखार एग्जामिनर आए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन लेना शुरू किया क्लिनिकल का, मरीज के ऊपर। तो मेरे पहले उन्हीं का बेड था, मेरे मित्र का। वो इतना बोगस आंसर दिए कि उनको 0 दे दिया उन्होंने 25 में। फिर मेरे पास आए तो मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो मुझे वो तो जो एग्जामिनर चलता है तो साथ में पीजी स्टूडेंट्स वगैरह साथ चलते हैं, टीचर जो है चलते हैं। उन लोगों ने देखा कि उन्होंने मुझे 25 में 18 दिया है, इतना खुश हुए, चले गए आगे। लेकिन हमारे मित्र के पैरविकार लोग जो थे सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, इतना ज्यादा तबाह कर दिए उनको कि सर्किट हाउस के अंदर वो जो रूम में थे, आज शाम में उनको ट्रेन पकड़नी थी जाने के लिए, उड़ीसा के थे बाय द वे, तो कलकत्ता होके वो जो है हड़बड़ फाइनल शीट जो बनाया जाता है, हड़बड़ उन्होंने जो चढ़ाया, तो उनका 0 चढ़ा उस पर, उन पर तो उनको गुस्सा था ही, उनका 0 चढ़ाया और उसी गुस्सा में मैंने उनसे 1 छूट गया, 8 लिखा गया मेरे वाले में। ये कहानी बाद में बताता हूँ कैसे प्रूव हुई। बात खत्म हो गई, वो भाग गए अपना एग्जाम रिजल्ट दे करके। यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस समय हुआ करते थे डॉक्टर अंजनी कुमार सिन्हा। वो किसी तरह से हमको मानते भी थे और जानते भी थे, तो उन्होंने फोन किया हमारे जीजा जी को, जिनसे उनका परिचय बहुत अच्छा था, कि भाई देखिए उसको तो ऑनर्स नहीं आ सका लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स आया है, अभी किसी को बोलिएगा नहीं। हम बड़े खुश थे। रिजल्ट निकला। मैं कभी रिजल्ट देखने ही नहीं जाता था यूनिवर्सिटी में, जानता था कोई दिक्कत नहीं। मेरे 2-3 बहुत परम प्रिय मित्र आ गए, तो उन्होंने कहा कि यार तुम फीस उस भरे थे? हम हाँ भाई सब चीज, क्योंकि फीस का क्लियरेंस नहीं होता, रिजल्ट भी फेल हो जाता है। तो बोला कि तुम्हारा तो रिजल्ट ही नहीं निकला है। बट मजाक करते हो, स्कूटर उठाया भागे हुए गए। देखा कि सच्ची मेरा रिजल्ट नहीं, मैं बेहोश ऐसा होने लगा। मेरा दूसरा मित्र स्कूटर से मेरे घर लेके आया फ्लैट में। उस दिन मेरे पिताजी भी आए हुए थे। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि मैं कैसे फेल कर जाऊंगा। पहली बार जीवन में और अंतिम बार काम्पोज का इंजेक्शन मुझे सुलाने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे दिया था। इतना मैं विचलित हूँ। खैर स्टेज ऑफ शॉक खत्म हुआ। जब रिजल्ट निकाला गया, अंजनी बाबू से पूछा गया, बोले कि भाई मेरा देखा हुआ रिजल्ट था, कैसे गड़बड़ाया? और हमारे दोस्तों ने पहले ही बता दिया था, पीजी वालों ने, कि 18 आया है 25 में। जब रिजल्ट शीट आया तो उसमें 8 लिखा हुआ था। तो हम लोग समझ गए, अरे भाई आप अच्छा रिजल्ट किए तो 8, तो मैं फेल कर गया। मतलब उतना बड़ा शौक जीवन में मुझे कभी नहीं लगा। एक ही व्यक्ति खुश था, वो मेरा मित्र
परम प्रिय मित्र, जो आज तक परम प्रिय मित्र है, कहा कि भाई वाह, अब तो तू हो फेल कर गए हो, तो अब हमरा कोई दिक्कत नहीं है, सप्लीमेंट्री में निकाल लेंगे हो, तू तो है ये हो। मैंने ये हालत थी। मैं खास पढ़ा नहीं सप्लीमेंट्री में। मैं जब अपीयर हो रहा था तो एग्जामिनर दिल्ली से आए थे, बाद में मुझे बहुत मानने लगे थे। दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चीफ थे। उन्होंने कहा कि डिड यू रियली अपीयर इन फाइनल? बोले यस सर, आई अपीयर्ड एंड फेल्ड। मेरा इतना अच्छा वाइवा हुआ। तो खैर वो बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। और उसके कारण हुआ क्या कि मुझे अभी भी याद है कि मैं घर में लगा के रखता था, जहाँ पढ़ने की जगह थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहावत थी कि असफलता मिलने पर रुको नहीं, आगे बढ़ो, आगे सारी सफलताएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये मैंने नोट सामने दीवार पे लगाया, हमेशा मैं उसी को पढ़ता था जब पढ़ने लगता था। तो खैर, तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया अब यहाँ एमएस उमएस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, और सप्लीमेंट्री से आया। पढ़ना है, अधिकतर लोग तो उसी के चक्कर में पढ़ते हैं। नहीं, हमको इसलिए नहीं पढ़ना था कि हमको ज्ञान चाहिए था, डिग्री नहीं, ताकि मैं लोगों की सेवा इंडिपेंडेंट भी कर सकूं। अब मेरी पैरवी उतनी नहीं थी यार कि अब सरकारी नौकरी में रोज घसीटा मार के यहाँ करें वहाँ करें। मैं रियलिटी से बहुत नज़दीक रहता था। मैंने कहा कि देखो यार, समय कम है, ज्ञान ज़्यादा लेना है। परिवार की मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरे 2 बच्चे तब तक हो चुके थे शादी से, और दोनों बड़े हो रहे थे। मैंने कहा कि फिर 2-3 बरस इन एमएस के चक्कर में फिर कोई खपतुल आ जाएगा। ऐसे भी बहुत तरह की पॉलिटिक्स चलती थी मेडिकल कॉलेज में। मैंने कहा ना, मैं तो अब विदेश जाके FRCSC करूंगा। और जुगाड़ लगाया, सब किया। उसी बीच में स्पोर्ट्स मेडिसिन के चक्कर में रहा। हम कहा कि जनरल नहीं हो पाएगा तो मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन नहीं क्वालिफाई, लेकिन डिटर्मिनेशन था। तो बीवी बच्चों को छोड़ के 1975 में मैं इंग्लैंड चला गया। उस समय जेपी मूवमेंट चल। विदेश गए थे? हाँ, ऑफ कोर्स, पहली बार। हाँ, नेपाल गए थे, बीरगंज। हाँ भाई, जो बतवा सही है वो विदेशन है। बीरगंज जाते थे कुछ सामान इन्हें उन्हें करने के लिए, हेरा फेरी। एक बार ले आए थे कैमरा खरीद करके, आशिका 635, बहुत बढ़िया फोटोग्राफी मेरी हॉबी हुआ करती थी। डिबेटिंग में करता था, उसमें काफी हुआ हमारा। और लिटरेचर हमारा बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी भी लिटरेचर से बहुत ज्यादा लगाव है। हिंदी में उस जमाने में एक पेपर में 81, एक पेपर में 76 आया, और मुझे हाईएस्ट उस समय हायर सेकेंडरी में हिंदी में आया था। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय मेरे बड़े प्यारे थे, मैं सब पढ़ता था। तो खैर ये सब हुआ। इसके चलते फायदा होता है बाद में जीवन में। ज्योग्राफी भी मेरे बड़े अच्छा था। हम कभी नहीं बोले लोगों को कि भाई राजगीर जा रहे हैं तो थोड़ा घूमते आवेंगे मधुबनी से भी, पता ही नहीं कि मधुबनी किधर है, राजगीर, ऐसा लोग करते हैं। तो मुझे पूरा ज्ञान रहता है कि हाँ क्या है। तो कुल मिला करके मैं समझो कि डिटर्मिनेशन के साथ, मेरे बापू भैया थे जिनको हम कहते थे, जो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रति त्रिपाठी अभी भी हैं, उन्होंने मेरी खासी मदद की। ताकि बाकी लोग तो यदि बुरे में रहोगे ना, चुटकिए लोग लेगा। एक बात जीवन में तुम जान जाओ, तुम भी शायद फेस करते होगे, अभी तो तुम्हें स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल पीरियड में चुटकी लेने वाला कमी नहीं होता है। और जो आप पर चुटकी लेता है, चाहे आपको तिरस्कृत करता है, उसको लगता है वो बालू पे लकीर बना रहा है, और हवा का झोंका आएगा और वो लकीर मिट जाएगी। लेकिन तुमको जिसने तिरस्कार किया है और तुम पर जो चुटकी ली है, तुम्हारे हृदय पर वो ऐसे ही कूद जाता है जैसे पीतल के लोटा पर नाम। जब तक वो फिर से टकसाल में पीतल का लोटा नहीं जाएगा, तब तक वो मिटता नहीं। तो वो भी मेरा एक कारण था इंग्लैंड जल्दी जाने का, कि जिन लोगों ने मेरे नाम खोदे हैं मेरे लोटे पर, उनके साथ मुझे आदर्श बदला लेना है। मैंने मेरे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, उनके यहाँ मुझे यही कहा गया कि आप आते जाते नहीं है मेरे यहाँ, आप एक बात जानिए कि सच मेडिकल कॉलेज में, जो इसको वो चलाते थे हमारे ये, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने उनको घर में कहा
कि देखिए जीवन में भूख मरूंगा लेकिन आप उस मेडिकल कॉलेज में नौकरी नहीं करूंगा। और यहाँ मैं आता था अपने छोटे भाई की ससुराल को जान के, और दरबारी बन के नहीं आता था, तो मैं अब आपके यहाँ नहीं आऊंगा जब तक इस लायक ना हो जाए कि मुझे आदर से आप बुलाइए। स्थिति हुई कि इंग्लैंड से मैं लौटा। वो जो खुद थे मेरे भाई के ससुर, बहुत ही बढ़िया आदमी और दबंग, ये बाल बच्चों की कहानी है। उन लोग आने के बाद उनको पेशाब की दिक्कत हुई, उन्होंने कहा मैं किसी हिंदुस्तान में कहीं भी ऑपरेशन करा सकते थे, लेकिन कहा कि मैं अजय से ऑपरेशन कराऊंगा। तो इसमें एक हम और बोलते हैं, इस शब्द में कितनी ताकत है, आदर्श बदला। हाँ, बहुत ताकत है ना। देखो आदर्श बदला में उतना नहीं, बदला आदर्श लेना बदला बहुत चाहिए ताकत तो है। हमेशा आदर्श बदला। हाँ। अब समझ लो कि उनका ऑपरेशन उनके जिद से मैंने किया और बहुत अच्छा हुआ, जिसके चलते समाज में काफी हल्ला हो गया, भाई कौन नया डॉक्टर आया है जो उन्होंने उनसे ऑपरेशन कराया। तो उस दिन मुझे खुशी हुई कि जो लोग कह रहे थे कि इनके कॉलेज में नौकरी नहीं मिलेगी और आपको ये है, वो लोग आज बुला के मुझे मैं ऑपरेशन कराया। ये मेरा आदर्श बदला था। एक और शिक्षक थे, वो बहुत शरीफ थे, बहुत अच्छे थे, हमको मानते भी थे, लेकिन उनकी इच्छा थी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एग्जाम दे रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि हमारे एक मित्र को ऑनर्स मिले। और मैंने थ्योरी में बहुत अच्छा किया था, समझो कि थ्योरी में इतना अच्छा किया था कि बस जरा सा, जिसको हम लोग एनाटॉमी डिसेक्शन में थोड़ा नंबर मिल जाता, बड़ा ठीक ठाक मिल जाता, जैसा थ्योरी में चाहे वाइवा मिला तो ऑनर्स आ जाता। लेकिन वो तो फेर में थे कि दूसरे को देंगे, दिलवा दें। नतीजा क्या हुआ कि जब वाइवा का ये आया, मैंने वो डिसेक्शन का टाइम में आया, मैंने बहुत अच्छा किया। अभी भी याद है, यहाँ के एक नर्व को निकालना था, मैं बोलता चला गया, तो यहाँ पर उन्होंने समझा दिया, एग्जामिनर के सामने बोला कि अरे ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी है, क्या कहने की जरूरत थी स्पोर्ट्समैन, जब मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ने में हूँ, तो स्पोर्ट्समैन बोलने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद उनके चूड़ा में दही एक दूसरे टीचर बोल दिए, अरे यहाँ पर स्पोर्ट्समैन बनिएगा तब ना। अभी अब पूछो कि तुम एक्सटर्नल हो, तो ये दोनों आदमी यदि इंटरनल ऐसी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पता है कि ये दोनों आदमी की नजर में बहुत अच्छे नहीं है। भाई फ्लू की अच्छा आंसर दे दिया, 57 नंबर देके ये लोग खत्म कर दिए मेरा ऑनर्स। वो मुझे बहुत लग गया था। तो जब मैं इंग्लैंड से लौटा तो छठ का खरना का दिन था, और वो अपना प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराए हुए थे पटना मेडिकल कॉलेज में, कॉटेज में, और उनको लगा ब्लीडिंग होने, उन्हीं टीचर को। हाँ, अब उनको सर्जन मिलवे नहीं करे, कोई हालत खराब, मैंने पीएमसीएच में खरना के दिन जो होता है ना, हमको फोन करवाए, मैंने लोग किया, कहा कि साहब अजय जी ऐसे हो गया। मैंने कहा आज दूसरा बदला है। मैंने कहा आज दूसरा बदला, जल्दी जल्दी तैयार कराए सामान उमान, भागे हम कॉटेज गए, देखा कि सर तो एकदम मैंने फेंक रहे हैं, एकदम बीपी लो है, जल्दी जल्दी ब्लैडर वॉश किया, फ्लूइड वगैरह जो चढ़ा। हमके इनका तो खून इतना गिर गया, तब तक थोड़ा इम्प्रूव कर गया। हमके इनका कौन ब्लड ग्रुप है, तो हुआ कि अरे वो पॉजिटिव, हमको इनको तो ब्लड तुरंत देना पड़ेगा, इस छठ में कहने से आवेगा, हमके रुक जाओ। हमने कहा इनका ब्लड निकालो जल्दी से। और मैं कंपाउंडर को लेके गया था, तो वो सब जो है तो उनको देख रहा था, एंड ही वाज इम्प्रूविंग। मैं वो ब्लड लेके उनका सैंपल गया, डॉक्टर कुलवीर सिंह थे उस समय उनका ब्लड बैंक पटना मेडिकल के सामने गए, बॉस ये जरा सा ब्लड टेस्ट कीजिए इनका। तो बोले कि ब्लड कौन देगा, हम कि हमारा टेस्ट कीजिए ना, हम भी वो पॉजिटिव है। तो टेस्ट तो कर लिए, बोले कि तेरा मैच तो कर गया, लेकिन तू किसे दोगे। हम कहा है अरे तू उनके सर्जन, उनको दो निकालिए ना, चेला भी तो है उनके। ब्लड निकलवाया, निकलवा के आए, आकर के मैंने उनको अपना ब्लड दिया। जब उनका ब्लड चढ़ रहा था तो मैं इतना खुश था कि देखिए सर हमको
बोल दिए थे कि खिलाड़ी बनिएगा तब ना। यहाँ बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैंने इनके लिए कुछ किया। जितने बदले मैंने लिए वो सब मेरे जहन में और मेरी पत्नी जानती है। आदर्श बदले, लोगों को मदद कर करके, लोगों को ताकि उनको अंदर से फील हो, अरे बाप, इन्हीं का ना हम तिरस्कार किए थे। मेरे ससुराल से मुझे बहुत तिरस्कार मिला था, सिर्फ मेरे फादर इन लो मदर इन लो को छोड़ के, क्योंकि वो लोग को पता था कि हम रेस के भयंकर घोड़ा है, समझे न, एकदम वो लोग को पता था कि एकदम हम डरबी जीतने वाले हैं। लेकिन बाकी जितने मेरे वो पैसे थे, पैसे से लोग अंधे थे, बहुत पैसा था, कमाते बहुत। लेकिन बाद में जो भी हुआ, हर किसी की मैंने मदद की, आज भी कर रहा हूँ। और वो लोग अब, पहले हमने फ्लैट वो तनी को रखे होते तो लोग जाने में लजाते थे, समझे ना। अब जो है सो आते हैं शान से, अजय बाबू क्या। उसमें से एक आदमी एक दिन बोल दिए, आपका बंगला बहुत सुंदर है। हम क्या, आप जिसमें रहते हैं उससे बड़ा ना है जी, तो इसको बंगला क्या कहते हैं हमारे घर वालों को, है 3 मंजिला घर है, आपको बंगला लग रहा है। अब यो आपका दिमाग, मैं बोलने मुंह पट हूँ भाई। हाँ, उसका तो ठंडा आ गया। हमको शांत रहिए। तो इस तरह से कहानियां चलती रही। इंग्लैंड वाला बताइए, चले गए फिर कैसे कैसे हुआ? तो अब मैं फिर बैक होता हूँ यार, बीवी बच्चे थे, सब कोई था, और मैं इंग्लैंड निकल गया। एक तो झोला लिया, एगो पटियाला जो गया था स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियोलॉजी का ही करने, उसमें को ब्रीफकेस मिला था, कमजोर टाइप का था जो मिलता है कॉन्फ्रेंस, ब्रीफकेस था, ओकरे ले चले गए। आए वो जो अथी था सूटकेस, कुछ लोग दे दिए सामान उस समय में, अचार ले जाओ, कहाई ले जाओ, जो भी है लेके पहुंचे। हम थे और डॉक्टर अजय भगत मेरे मित्र थे, सबसे सस्ते एयरलाइन से गए, सीरियन अरब एयरलाइन से गए, पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुआ कि भाई, एक डॉक्टर मोहनलाल थे हमारे सीनियर, बड़े अच्छे, इन लोगों को कभी भूल नहीं सकता, ही नो मोर। उनको कैंसर हुआ, मर गए, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। वो ईस्ट लंदन में रहते थे, वो हम लोग को लेने आए थे, रिसीव करने। हाँ, ये डॉक्टर ब्रिजलाल हैं यहाँ, डॉक्टर नंदलाल डेंटल सर्जन, उन्हीं का सब परिवार है, वही उसी परिवार से सब, वही वाज द थर्ड ब्रदर। तो खैर ले वो रिसीव किया, उन्होंने ले गए अपने घर। उनकी पत्नी भी थी इधर, उनका भी देहांत हो गया, लखनऊ की थी। और पहली रात मैंने वहीं ईस्ट लंदन में उनके घर में इस टाइम में बिताया। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे भेज दिए, पहुंचा दिया ट्यूब स्टेशन पर, कहा कि तुम यहाँ से ट्यूब ले लो और फिर वहां से बस ले लेना विक्टोरिया में और चले जाना। अब ले लिया, ट्यूब स्टेशन से उतरे, वो बड़का सूटकेस और ब्रीफकेस। तो पहला तो काम हुआ कि साला वो सूटकेस का हैंडल में टूट गया, कमजोर सूटकेस था। अब हम बाएं दाएं देखे कि भाई, हम बोले अजय भगत को कि यार ये तो मेरा सूटकेस का हैंडल टूट गया, कार्डिफ जाना था हम लोग को बापू भैया के यहाँ, क्या किया जाए। कहे कि ये यार, यहाँ कोई देखे वाला है कहा कि अजय भगत है, अजय कुमार, उठाए मूड़ी पर सूटकेस, अब ब्रीफकेसवा को ऐसे पकड़े रहे, लिए हुए, बड़ा कष्ट से। काफी दूरी है विक्टोरिया स्टेशन से, विक्टोरिया ट्यूब स्टेशन से विक्टोरिया बस स्टेशन की। हम लोग गुड़कते गुड़कते पहुंच गए वहाँ। खैर बापू भैया के यहाँ पहुंचे, वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स किया हमने, कई कहानियां हुई। उसी बीच में वो ब्रीफकेस हुआ जो लिए हुए थे, एक दिन हैंडल टूट गया होकर, तनी ज्यादा किताब उताब रख दिए, तो रस्सी खरीद के बांध के, पैसे नहीं था यार वहाँ, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे थे पाउंड में, यहाँ रुपया में हमको सधाना था, और सधाते कहाँ, पैसवा कहाँ था। स्कूटर बेच के तो खरीदे थे एयर टिकट, समझे ना। वो स्कूटर ससुराल से मिला हुआ था, उसको बेचे, तो बेच के पैसा जो आया उसी से मिला जुला के एयर टिकट कर दे। उसके बाद थोड़ा सा वाइफ का गाना बेच दिए, बुझे कि फिर गाना खरीद देंगे, भगवान की दया से अब कोई दिक्कत नहीं गाना की, हमें गाना उना बेचे। तो उसी हिसाब से अब फिर वहां पर एक बात थी, बापू भैया ने हमको कहा कि तुम जब कमाने लगोगे तो आराम से पैसा सधा देना, घबराओ मत। फिर भी
बहुत ही सोच के खर्च करना पड़ता था। तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स खत्म करने के बाद मैं लंदन चला आया। लंदन में मैंने 3 महीने तक रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में कोर्स किया। 3 महीने तक। जिसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है दफ्तर में, आपके ऑफिस में टंगा हुआ है। बड़ी सर्टिफिकेट है, नहीं कोर्स का नहीं हुआ, रॉयल कॉलेज FRCS का हमारा है। FRCS का प्राइमरी करने के लिए वहां पर उस समय नियम था कि क्लिनिकल अटैचमेंट कीजिए 3 महीने का, या 3 महीना कहीं वहाँ रिकॉग्नाइज कोर्स कीजिए। तो हमको तो क्लिनिकल अटैचमेंट कहीं से आया नहीं था, हम सोचे कोर्स करते हैं और प्राइमरी भी कर जाएंगे। तो वही कोर्स में हम एडमिशन ले लिए थे पहले ही। बापू भैया करवा दिए थे, सब बापू भैया ने किया मेरे लिए, डॉक्टर त्रिपाठी ने करवा दिए थे एडमिशन। तो लंदन, ईस्ट लंदन में हम रहते थे, ईस्ट हैम में, शेक्सपियर रोड कहलाता था उसी में। और वो एक भारद्वाज थे यूपी पंजाबी, वो उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी रहती थी, और ऊपर 3 कमरे थे। तीनों कमरे में एक वो बूढ़ा आदमी रहते थे पंजाबी, एक वेस्ट इंडीज की लड़की थी वो रहती थी, इंडियन है वेस्ट इंडियन, और एक कमरे में मुझे मिला रहने को। अभी भी याद है 8 पाउंड पर वीक लगता था। हाँ, पर वीक 8 पाउंड। तो बहुत कष्ट का समय था। और दिक्कत है कि वहाँ पैसा डाल करके हीटिंग किया जाता, ठंडा बहुत था भाई, ऐसा होता। तो अगस्त सितंबर में तो डालते थे तब। अब सवाल यह है कि जितना देर पढ़ते थे उतना देर पैसा डाल देते थे, पैसा कमी थी। अब उसके बाद रजाई ओढ़ के सो जाते थे, फिर हीटिंग बंद हुई तो हो गया, उसी में गुड़ गाड़ करके अपना सो जाते थे। सवेरे सबसे बड़ा प्रॉब्लम टॉयलेट एक वो था, और तीनों को लाइन लगाना रहता था, जल्दी उठ के जल्दी ढुक जाते थे टाइप की बात। फिर उसके बाद उतना दूर पैदल चल के आते थे, तब जाके ट्यूब पकड़ते थे, तब लिंकन इन फील्ड आते थे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। कहते भूख लग जाती थी तो पैसा नहीं, कभी याद है 6 पेंस में या 8 पेंस में उस समय ये 5 स्टार वगैरह यहाँ जो मिलता है ना, इस तरह का चॉकलेट मिलता था, खा लेते थे, पानी पी लेते थे, उसका क्लास करते थे। लंच वहाँ सब्सिडाइज मिलता था, तो लंच करते थे। फिर शाम में लौटते थे तो बाप रे चले जा रहे हैं। अब भूख से हालत खराब रहती थी, और अपने से बनाना रहता था। ले भलैया तुम कभी कुकी आते हो ना यहाँ, तो हम बता दे रहे कि हम अपने करना पड़ता है ये। हम जो है सो जब उतरते थे ट्यूब स्टेशन पर, दिन भर पढ़ाई करके, और फिर अगले दिन का पढ़ाई भी करना है। अब वहाँ पहुँचते पहुँचते 6 साढ़े 6 बज जाता था। वहाँ से पैदल जाना और जा करके फिर खाना बनाना। तो हुआ क्या कि वहाँ जैसे यहाँ नान मिलता है ना, वहाँ फ्रोजन पित्ता ब्रेड मिलता है टर्की, तो वो नाने टाइप का होता, तो वो हम खरीद के रख देते थे, समझे ना। और कभी कभी इतनी पैसा एक बुझाता था कि भूख ज्यादा लगती थी, तो केंटकी फ्राइड चिकन खरीद लेते थे, तो वही ब्रेडवा को गर्म करते थे, केंटकी फ्राइड चिकन। अब भारद्वाज से दोस्ती हो गई थी हमसे, से बहुत भला आदमी है वो, बैठ के नीचे हस्बैंड वाइफ गप करता रहता था, तो हमको बुलाते था, आइए डॉक्टर साहब आइए बैठिए, तो थोड़ा दाल उल सब्जी उब्जी दे देता था, समझे ना। तो उस दाल सब्जी दे दे, पिता ब्रेड हो जाए, एक आध को नहीं थी केंटकी की, नहीं तो ज्यादातर तक कहा करते थे दाल चावल, और में आलू धो के रख देते थे, चोखा बना देते थे, ले भैया खिचड़ी चोखा खा देते। तो ये काम 5 दिन चलता था। फ्राइडे इवनिंग में बापू भैया के यहाँ चले जाते थे कार्डिफ। तो कैसे जाते थे, वही पैसा। तो थे हमारे जीजा जी, मतलब बापू भैया के जीजा जी थे, वो लंदन ट्रांसपोर्ट में काम करते थे, और दीदी उषा दीदी काम करती थी कार्डिफ में ही, न्यूपोर्ट में गायनेकोलॉजी में ही थी। तो जाते थे फ्राइडे को, अब आते थे मंडे को भोरे। मेरे लिए कन्वीनियंट था, 5 दिन का कपड़ा जितना गंदा रहता था वो लिए दिए, आते थे रॉयल कॉलेज, क्लास करते थे, और क्लास करके गंदा कपड़वा लिए वो बता देते थे फलना ट्यूब स्टेशन पर, अब हमको मिल जाइएगा, हम नीचे ही रहेंगे। और उसके बाद वहां से फिर वो अपना गाड़ी ऊपर रखते थे, छोटा वो Fiat 850 गाड़ी थी उनकी, वही गड़िया से हम लोग जाते थे कार्डिफ। समझिए 2 घंटा लगता था,
कार्डिफ पहुंचे, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता था, आयरन, एंड यू विल नॉट बिलीव, बापू भैया, भाभी तो नहीं, बापू भैया खुद आयरन करते थे मेरा कपड़ा। उतना महान आदमी जीवन में मैंने देखा ही नहीं, ग्रेट मैन। तो वीकेंड में हो गया, सैटरडे संडे रहना रहता था, खूब पार्टी करते थे उनके यहाँ उनके जितने ही थे। रात का भोजन भाजन होता था सब। मंडे को 5 बजे भोर में 6 बजे हम लोग निकलते थे और फिर पहुंचते थे, हमको ट्यूब ट्रेन पर उतार देते थे, फिर हम अपना 5 दिन क्लास करते। दैट इज हाउ आई स्पेंड 3 months रॉयल कॉलेज कोर्स किया। सौभाग्य मेरा था कि वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर से हमारा परिचय हुआ, और हमारे कोर्स टीचर थे इजराइल साहब, डॉक्टर इजराइल। वो बहुत बड़े पैथोलॉजिस्ट थे वर्ल्ड की, उनकी किताबें हैं, वही पढ़ के आदमी एफआरसीएस करता है। फ्राइडे को रोज, हर फ्राइडे को बुलाते थे, तुमको कोई तकलीफ है, ये है वो, और ये लेते थे। उन्होंने ही मुझे रेफरेंस दिया, जिस रेफरेंस के चलते मेरी पहली नौकरी हुई। उसके बाद तो नौकरियां मिलती गई। हाँ, उसके बाद इंग्लैंड के कई जगहों पर मैंने नौकरी की। एफआरसीएस मैंने किया जब मैं चेम्सफोर्ड में था, which is Essex, आउटस्कर्ट ऑफ इंग्लैंड, एसेक्स का। चेम्सफोर्ड में मैं था, 2 साल का वहाँ रोटेशन जॉब कर रहा था। काफी सीखा वहाँ मैंने, और वहीं रहते हुए। उसके पहले ऊस्टर एक जगह है जहाँ मैं ऑर्थोपेडिक्स में कर रहा था 6 महीना। उस समय मैंने प्राइमरी किया एडिनबरा से, और फिर फाइनल मैंने जो किया, एडिनबरा मेरा बड़ा प्रिय शहर है। तो जब चेम्सफोर्ड में था तो मैंने एफआरसीएस फाइनल किया। ये मेरा पहला चांस था एफआरसीएस फाइनल में जाने का, और एक ही बारे में कर गया। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जी, उस सेगमेंट में बात करेंगे इस बारे में। हाँ ठीक है। अब इसमें एक बात बताइए, 3 बार और आखिरी इस सेगमेंट का बचा हुआ। पहला ये बताइए कि जब लौट रहे थे तो लौटने के 10 दिन पहले अजय कुमार का माइंडसेट क्या था? पटना लौटना है 10 दिन बाद। देख यार, हमारा माइंडसेट जो है ना, वो एकदम, व्हेन आई डिसाइड आई डोंट चेंज माय डिसीजंस एवर। 10 दिन पहले तो मामले खत्म है, परिवार को मैं पहले ही भेज चुका था। आई हैड सेंट माय फैमिली मच बिफोर। इनको मैंने भेज दिया था, मुझे लौटना था अगले जुलाई में। इनको मैंने भेज दिया था जुलाई अगस्त में, इनको मैंने भेज दिया था अक्टूबर के एंड में, ईयर बिफोर, दैट इज 82 के। और बीच में मैं आया भी था यहाँ एक बार, खाली देखने इन लोगों को। उसमें मेरे बेटा का जन्मदिन था एंड ऑफ नवंबर में। मैंने इनको फोन किया, पत्नी को, पत्नी ने बहुत सहयोग दिया है जीवन में, इसीलिए मैंने किया सब कुछ। मैंने इनको फोन किया कि आप, और इन्होंने अपना मार लड़ भीड़ के सेंट माइकल में एक बेटा का करवा दिया था, और दूसरे का भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये अपना भिड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि छोटे वाले का जन्मदिन है, जरा मैं आ ही जाता हूँ। थोड़े, कभी नहीं आया था मैंने, 8 साल में लौटे ही नहीं इंग्लैंड से, 7 साल। वहां गए सो गए, उसी बीच में फादर का देहांत हुआ, सब हुआ, एक दूसरी कहानी है उसकी। तो आया मैंने, मौर्या होटल उस समय नया नया था, वहीं पर मैंने एक फ्लैशी पार्टी दी। पैसा तो ज्यादा हमारे पास रहता नहीं, लेकिन जरा फ्लैश मारते हैं हमेशा। ऊपर से कभी नहीं किसी को दिखाना चाहिए कि आप कमजोर है। अब बहुत लोग हमको परेशान किए हुए था यहाँ, ये रिलेटिव लोग जो बहुत क्लोज रिलेटिव है ना, वो कहता था हाँ वो है, हाँ वो है, रिलेशन में है। अरे क्या रिलेशन है ना बोला, अरे नहीं जानते हैं, वो हमारे अपने फुफेरे बहनोई है, ममेरे बहनोई है। आ उनके भाई तो मेरे छोटे भाई, मेरे साले न बहनोई न, नौटंकी। हम उनकी मौसी लगते हैं। अरे हमारे तो बेचारी उमा मौसी या बाकी दुगो मौसी, नया मौसी सब करने चला है भाई, तो आता रहता है सब। तो खैर यहाँ के बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों ने मुझे उत्साह बढ़ाया था कि आप तुम आओ पटना, और हम लोग हैं ना, हम लोग भी तो उसी तरह से आए जैसे तुम आ रहे हो, और तुम जिस विषय में किए हो यूरोलॉजी में, एकदम तुम, यू विल बी पायनियर।
तो उनका उत्साह था मेरे पास, मैं जानता था दे आर जेन्युइन पीपल। उसके बाद मैं आया, मैंने पार्टी दी, करीब 300-350 टॉप लोग पटना के, डॉक्टर्स एंड अदर लोग, और उसमें बापू भैया के छोटे भाई हमारे मुन्ना त्रिपाठी, उनका सहयोग था कि किन लोगों को सेलेक्ट करना है इसके लिए, मैंने बुलाने के लिए। और मौरिया में भोज उस जमाने में हो तो लोग ऐसे ही बौड़ा के पहुंचता था, हंगामा हो गया। उस समय तो टीवी भी तुम लोग का सब नहीं ना था। अरे कौन डॉक्टर आया है जी इंग्लैंड से, तब तक हम आए नहीं थे फाइनल, बड़ा फ्लैशी पार्टी दिया है, बहुत ये किया है, नाम एक हवा उड़ा दिए, हाँ क्या रहे हैं। और उस समय लेट डॉक्टर A.K. सिन्हा, डॉक्टर C.P. ठाकुर, डॉक्टर A.K. दत्ता, डॉक्टर A.K. सेन और इस तरह के कई बड़े बड़े डॉक्टरों का मेरे ऊपर बर्दाश्त हो गया। ये अभी इन लोगों का बर्दाश्त हो, और उसमें भी मैंने बताया है कि ऑपरेशन मैंने आकर जब शुरू किया तो एक से एक VIP का ऑपरेशन मैंने किया। सब लोगों का इतना विश्वास हम पर हो गया कि साहब ये आए हैं जरूर अच्छा होंगे, और ये लोग रेफर करते थे क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी हो जाए। अब A.K. सिन्हा रेफर करें और वहां देखे वो सुखल साकल लड़का बैठा है, उस समय मेरी उम्र क्या थी, 34-35 साल, हाँ 35 साल, 35-36 साल, 35-36 साल में इंग्लैंड से आए थे, एकदम शरारा बदन था एकदम। अब बैठे रहे तो वो पूछे कंपाउंडर से मरीज कि डॉक्टर साहब ना अलथीन न, तो वह ना बैठल हथिन, तो वो डॉक्टर साहब हथिन, हमरा तो A.K. सिन्हा भेजलती न, C.P. ठाकुर भेजलती न। अरे भाई हमको A.K. सिन्हा साहब भेजे इन्हीं के यहाँ, नहीं क्या कहें, दत्ता साहब थे, इतना मानते थे, प्यार करते थे हमको A.K. दत्ता। उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, और कहा पावर था साहब दिमाग का, उनको दिखाने के लिए ले गए A.K. दत्ता साहब। मुझे अच्छे अच्छे डॉक्टर ललायित रहते थे, उनका एग्जामिन करने हमको ले गए, और वहां पहुंचे तो काफी इज्जत के साथ उन्होंने, और मैंने उनको थॉरली एग्जामिन किया, सब किया, और इलाज शुरू किया मैंने। तो इस तरह से लोगों का मैं, और मृत्यु पर्यंत उनसे मेरे संबंध बने रहे जगन्नाथ मिश्रा जी से, और उसी तरह से बहुत लोगों का किया। धीरे धीरे पटना आने के बाद आनंद ही आनंद रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लोगों ने मुझे कहा कि अरे यार एगो हम घर खरीद लिए थे लोग के कहने पर वहां इंग्लैंड में, तो घरवा रहे दो, मान लिया वहां प्रैक्टिस नहीं चला है, उनका तो नहीं हो, अजीब आदमी हो यार, प्रैक्टिस चलेगा कैसे नहीं, क्योंकि जीवन भर मुझे रोबस्ट ऑप्टिमिज्म हम वाले आदमी है, जो सोच लें कर लें। जब इंग्लैंड गए थे तो एगो सूटकेस एगो ब्रीफ केस लेके गए, ब्रीफ केसों का हैंडल टूट गया, सूटकेसों का टूट गया, और लौटे तो एक बड़े से कंटेनर में सामान लेके लौटे थे। तो इतना कहां से हुआ भाई, और नॉलेज साथ में मेरे दोनों था मेरे पास। हम के कहा झूठो तू मकान का, हम के सुन, फौज का कानून है कि यदि फौज को आगे बढ़ाना है तो जिस नदी के ब्रिज से गुजरो तो पीछे ब्रिज तोड़ दो, ताकि फौज को कभी मन नहीं करे कि हम भाग जाएं पीछे, नदी का तो ब्रिज टूटा हुआ है। इसलिए द रूल इज ब्रेक ऑल द स्ट्रिंग्स बिहाइंड यू इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड, नहीं तो स्ट्रिंगवा तुमको घिसते रहेगा। एंड आई डिड दैट। बहुत घाटे में मुझे मेरा जमीन मकान बिका। लेबर गवर्नमेंट के बाद वो आ गई थी कंजरगेरी, मार्गरेट थैचर सबको थूचे हुए थी, वहां पूरा चेंज किया उसने। नतीजा हुआ कि जमीन का मकान का दाम वहां नहीं बढ़ रहा था, ये था। उसी स्थिति में मैंने बेचा। हम कहा भाई जाना है तो जाना है, अब सोचना नहीं। यहाँ आए नीलगिरी भवन में, वाइफ ऑलरेडी फ्लैट एक ले चुकी थी, वहीं पर रहे। पैसे नहीं था, सारा पैसा से इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए थे, जो पैसा था। उस समय पौंड भी बहुत कमजोर था, मैंने 16-18 रुपया का एगो पौंड था, तो वही हमारे लिए घाटा का विषय हो गया। मेरी पत्नी, मेरी माँ को मैं हर महीने में पैसे भेजता था वहाँ बैंकर से, तो पैसे मेरे पास नहीं थे, और जो था उसका इंस्ट्रूमेंट। लोगों ने कहा यार ये नहीं खरीदे, उन्हें कहेंगे देख यार ढेर हल बल नहीं खरीदना है,
सवाल है कि बड़का टीवी और बड़का, हाँ दूधू को टीवी हम लोग को अलाउड था, दूधू को वीडियो ये सब था, तो एक को रखे, एक को दोस्त को दे दिए, मैंने दे दिए, पैसा दिया तो उसका भी पैसा हो गया हमको उस जमाने में। तो हमने कहा इंस्ट्रूमेंट ले लिया, अब पैसा जाए और गाड़ी चलाना जरूरी, तो एक फिएट गाड़ी खरीदेगा, बड़ा विश्वासी आदमी हमको लगा जी, ले ली थी नहीं गड़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पोता थे वो, और वो बेच दिया हमको फिएट गाड़ी, नीचे वो रहता था वहां पर। अब फिएट गड़िया ऊपर से रंग रोगन किया हुआ, अब वो गड़िया जब चलावे, अभी भी याद है वो नंबर उसका BHP 591, वो चलावे ना तो स्टेयरिंग सोच रखे तो चक्का सोच नहीं रहता था, चक्का को सोच करने के लिए स्टेयरिंग में तनी बाएं से रखना पड़ता था, उसका एक्सीलवे मैंने टेढ़ था, धक्का के वही चलाते थे लोग। मुझे ये भाई इंग्लैंड से लोग हाई गाड़ी लेके आता है, हाउ गाड़ी लेके आता है, हम के ओ भाई हम कोची लेके आते, यहाँ पर जरा ये लोग को नहीं बताते थे कि पैसों ने, यहाँ जानते हैं कि प्रॉब्लम है ना, यहाँ का ट्रैफिक इतना दिन रह गए हैं, सब समझना है, गाड़ी में धक्का धुक्की भी लगेगा तो कोई बात नहीं है यार, कम दाम की गाड़ी है, जब ये परफेक्ट हो जाएंगे ना तब नया गाड़ी खरीदेंगे। तो दैट इज हाउ आई केप्ट दैट वन, यही तो बात है। अब तुम जानना चाहोगे मेरा FRCS वाला? नहीं, हम जानना चाहेंगे बस एक लास्ट बात, ये सेगमेंट हम लोग 10 एपिसोड चलाएंगे ना, एक लास्ट बात जिस पे बात नहीं हुई है, ये हम लोग एक भूमिका टाइप लोगों को दे रहे हैं, पत्नी पर विशेष 5 मिनट दिया जाए। मैंने पत्नी पर 2000 मैंने क्या कहते हैं, हाँ यार 2000 कितना था हो, कितना था? 1969 से ये अभी तक दिए रहे, तोरा 5 मिनट बुझा रहा है। लगातार थोड़ा बोलिए ना। का लगातार बोले, इतना दिन से तो भोगिए रहे हैं दोनों आदमी साथ है। मैंने, मेरी पत्नी थी 16 साल की, हम थे 20, हम 16 पहुंची भी नहीं थी, हम 21 पहुंचे भी नहीं थे, हम लोग को ब्याह कर दिया गया गुड्डा गुड्डी वाला। और हम तुमको पहले ही तो शुरू में बताए थे कि पिताजी की जिद थी कि नहीं ब्याह हो, फादर इन लॉ की पहली लड़की थी, अब उनको जिद था कि बेटी का ब्याह कर दें। अब नतीजा ये हुआ, मिल गए। चूंकि मेरे एक चीज था कि हम लोग चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन चंपारण में कभी रहे नहीं, तो हुआ कि एक वहाँ सपोर्ट रहना चाहिए, तो फादर इन लोग बड़े, ये लोग जमींदार थे और साथ में इनका अपना बिजनेस वगैरह भी, तो आए तो हुआ कि साहब टिफिन मिलाया जा, टिफिन में बड़ी गुण मिल गया भाई, करीब करीब अब देखिए रहे हो कितना गुण मिला हुआ है। तो खैर गुण मिल गया, तब लोग बोले कि शादी हो जानी चाहिए। तो मैंने पता नहीं somehow or the other, let me be very frank, मैंने फादर इन लोग को जो देखा ना, वेरी सिंपल मैन ही वाज, एंड ही हैड लॉट, ही अर्नड मनी लाइक एनीथिंग थ्रू हिज फार्मिंग एंड बिजनेस एंड ऑल, ही हैड अ विजन। उन लोग के परिवार में कभी भी लड़का देख के ब्याह नहीं होता था, उसकी संपत्ति देख के ब्याह होता था। मैं पहला था जिसको लड़का देख के फादर इन लोगों ने शादी की। हाँ, उसके बाद तो लोग लड़का देख के करने लगे। हमारे ही चचेरे साले के दामाद चीफ सेक्रेटरी बिहार का हुआ, दूसरा हो सकता है हो जाए अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ, अभी उसका नाम चल रहा है, एयर मार्शल अमित देव का, 4 लोगों में एक आदमी का। तो बाद में शिक्षित लोगों से करने लगे, जब हमारे साड़ू जो है इसके बाद शादी हुई 1 साल का, तब वो लोग शिक्षा की ओर मुड़े। लेकिन पहला हमारे फादर इन लॉ थे जो उन्होंने ये सो कॉल्ड रिस्क लिया, प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, शादी हो गई। हमने कहा एक ही चीज की भाई हम पढ़ रहे हैं, मेरा कैरियर है, तो पैसा कौड़ी कहाँ से, तो फादर इन लॉ मदर इन लॉ लेंगे। फादर इन लॉ ने कहा कि भाई उसकी चिंता नहीं, हम सपोर्ट करेंगे, दिस है दैट है, जो लोग होता है, जिस तरह से लोग कहते हैं तो सपोर्ट करेंगे। और मेरे पिताजी की जिद थे, हम कहे कि कहीं सच्चे ही घोलट गए बुढ़ाऊ, बिना भी हमारा ब्याह देखे हुए, तो हमको जीवन भर अफसोस रहेगा कि बाबूजी हमारा ब्याह नहीं देखे। अब वो बात नहीं आजकल के लड़का में, आप देखिए न देखिए, देखा जाएगा, तो बहुत तकलीफ होगी। तो हमारा अरेंज मैरिज हुआ, तो हुआ कि एक बार लड़की का फोटो देखा जाए, फोटो आया, उतनी नजदीक से फोटो खींच दिया था, थोड़ा मोट लगती थी,
तब हमारे छोटे भाई को भेजा गया, अनिल बाबू को, लड़की देखने के लिए बेतिया। तो देखो क्या बोले कि ना ना बड़ा सुंदर लड़की है, कोई बात नहीं है। तो उस तरह से मेरी गुड्डा गुड्डी वाली शादी हुई। मैं पढ़ ही रहा था, 8वीं फिजियोलॉजी का एग्जाम दे के गया था, बाद में रिजल्ट निकला। अब शादी के बाद हम लोग रहने लगे वही पटना, जिस फ्लैट में, तब तक हम मंदिरी आ गए थे। मंदिरी में बैक म्यूजियम रोड में एक फ्लैट में रहते थे। अब समझिए मेरी माँ भी रहती थी। तो एक बात जान जाओ, नई नई बहू आ जाना, इनको चाय बनाने आवे ना कुछ बनाने आवे, एकदम फ्रेश। शी वाज स्टडीइंग इन गुड स्कूल, सेंट तेरेसा स्कूल है बेतिया में। सब अच्छे लोगों की बेटियां पढ़ती हैं वहाँ, पढ़ती, लेकिन कुछ नहीं, कहते बेढाव। बट शी वांटेड टू लर्न, टॉलरेंस बहुत है, थोड़ा सा तो होता है, उतना कम उम्र में ये टॉलरेंस बहुत है। और मेरी माँ तो हिटलर थी ना, इसीलिए बाबूजी से हमारा लगाव ज्यादा था। उनको भी बड़ा हड़काए रहते थे कि जितना जोक तो देखते हो ना, बहुत सा। जैसे एक आदमी कोर्ट में गया तलाक लेने, कहा कि जज साहब मेरी वाइफ हमसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन धुलवाती है। तो जज साहब धीरे से बोले कि लहसुन छीलने के पहले थोड़ा उसको गर्म कर लिया करो, आप प्याज छीलने के पहले उसको फ्रिज में डाल दिया करो। आप जब बर्तन धोना उन्होंने टब में पहले ही पानी भर के तब सब बर्तनवा डाल दो तो धोने में आसान रहेगा। जैसा आप कहे, तो वो आदमी बोला कि मैं अपनी दरखास्त को वापस लेता हूँ। तो सब जगह वही स्थिति भाई। तो कहने का मतलब है कि मेरी माँ खुखार थी, वेरी पिक डिसिप्लिनर, इसीलिए हम लोग बने भी। हर व्यक्ति का अच्छा पक्ष बुरा पक्ष। तो फादर को बहुत ज्यादा टॉर्चर होता था, मैं देखता था। तो अब उनका ध्यान वो सुधा सिंह पर पड़ गया। भाई सबसे कमजोर कड़ी जो है परिवार में सुधा सिंह थी, मेरी पत्नी। तो इनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी उनके चलते, बहुत ज्यादा। और उसके चलते मैं परेशान होता था, पढ़ने में दिक्कत होती थी। मैंने हॉस्टल में कमरा लिया हुआ था जहाँ मैं जाता था, हफ्ते में 5 दिन वहीं रह के पढ़ता था। लेकिन शाम को आ जाता था, नाश्ता खाना लेके फिर लेके जाता था। लेकिन पत्नी बहुत परेशान रहती थी, ज्यादा ही बोलती नहीं थी, उसको बहुत तंग करती थी। ये मैं समझता था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि हिटलर थी भाई। शी हिटलर। मेरी मौसी थी यहाँ, तब तक तो मंत्री भी हो गई थी वहाँ, पांडे, समझाती थी, नहीं समझती थी। अब ये इनके साथ जब तक होता था, तो इतने बड़े घर की लड़की थी, पैसे के हिसाब से सब। मेरे फादर इन लो मदर इन लो एक बार आए, होटल में बुलाया और मेरी पत्नी को साफ शब्दों में कह दिया कि तुम्हारी शादी हमने इस घर में की है, तुम मेरे यहाँ की अतिथि हो, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, लेकिन ये चाहोगी कि सास तुमको चूंकि तंग करती हैं, इसीलिए तुम वहां पर नहीं रहोगी और मेरे साथ रहोगी, तो इस बात को भूल जाओ। यू हैव टू एडजस्ट। स्ट्रिंग काट दिया गया। You have to adjust with your, that means the string was cut। तो इनको भी समझ में आ गया, और समझ में क्या कि तो टॉलरेट तो करते ही थे। करते करते इस तरह से रहा, जीवन चला। इंग्लैंड जहाँ हम चले गए, अब बीच में ही फंस गए यहाँ। हम तो स्टूडेंट वीसा पर गए थे, अब वहाँ स्टूडेंट वीसा को हम जॉब वीसा में बदलवाए, लेकिन ये उस समय कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था। कलकत्ता के काउंसलेट को खबरें नहीं थी कि हम गए हैं, हमारा जॉब वीजा में बदल गया है। वहां से टेलीग्राम भेजे तो ये लोग कहे कि मिल नहीं रहा है। यहाँ वो लोग बोले कि साहब ये भी एक लंबी कहानी है कि हम तो भेज ही चुके हैं, कितना बार भेजेंगे। उस बीच में अपेंडिक्स ऑपरेशन भी हुआ, और 2 बच्चों को देखना, और अकेली महिला, जब जवान महिला अकेली जब रहती है बच्चों के साथ, तो कोई मर्द मदद भी कर देता है तो लोग समझते हैं इससे फंस गई। तो सारे उलाहने उसने बर्दाश्त किए। बहुत तरह की, मैंने इनके अपने क्लोज रिलेशन लोग चुटकी लेते थे, बहुत तरह की बातें हुई।
अंत में किसी तरह चले, हमको मिल गया वीसा इनका, और हम वहाँ चली आई। तब तक हमारी नौकरी उकरी थी, तो हम लोगों ने साथ मिलके स्ट्रगल किया। तो जितने उलाहना है समाज के, 52 साल तक उस तरह की तकलीफें सब इन्होंने मेरे साथ देखा है। और शी हैज बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। अच्छा, मेरी आदत है खर्च करने की, खर्चीला है, पार्टी देते हैं, ये करते हैं, पैसा कि बैंक में है कि नहीं ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी वही पार्टी है। हमारे यहाँ तो हालत अभी हो जाती है कि मान लीजिए 1 हफ्ता कोई खाने नहीं आवे, कोरोना में खाना पीने नहीं होता था, तो पूछ देते थे, ये जी क्या बात है, कोई नहीं आता है। मैं कोरोना ना है जी, तो ये बुलाइए ना अजीत बाबू को, मैंने मेरे भाई को, मैंने कोई ना कोई खाए घर में, बांटने का इनको बीमारी है, बांटेंगे। यहाँ भिखमंगा आ गया तो हमारे घर में बहुत लोग जनाना नहीं चाहता है कि हमारी वाइफ देख ली है, जाड़ा रहेगा तो कंबल दिलवा देंगे, कुछ कर देंगी, बांट देंगी। शी इज वेरी गुड इन चैरिटीज, एंड जितनी चैरिटी मैंने की है उस चैरिटी को हमेशा सपोर्ट किया है, दिल खोल के। अरे परिवार की बात बताता हूँ यार, महिला, हम लोगों का एक मकान बना मुजफ्फरपुर में, फादर के मरने के बाद बाने बनाया जमीन खरीद के। उस मकान में 50% पैसा मैंने इंग्लैंड से भेजा था। माता जी रहती थी, बाद में मेरा सबसे छोटा भाई रहता था वहाँ। माता जी मरने के पहले भी कहती थी कि चूंकि 3 साल बीमार रही, तो वही मेरी पत्नी जिसका उन्होंने इतना टॉर्चर किया, करीब 5 साल हमारे यहाँ रही मृत्यु के पहले, जिसमें 3 साल तो बेड रिडन थी। तो हमारी पत्नी, मेरी बहू और मेरे नौकर ने मिलके उनकी इतनी सेवा की। तो बाद में कहते थे कि हमारी ये बहू जो है ना, दिस इज व्हाट आई कॉल आदर्श बदला, एंड शी हैज आल्सो फॉलोड इट, कि जो आदमी तुमको तकलीफ दे उसको इतना मदद करो कि उसको अंदर रियलाइज होगा, मेरी प्यारी बहू, मेरी ये बहू, मेरी ऐसी उठ नहीं पाती थी करने। अंत तक वो चाहती थी कि ये जमीन मकान लिख दे मेरे नाम पर। मैंने कहा ना, ये पाप हम लोग नहीं करेंगे कि बिना भाइयों के किए हुए आप हमको जो मकान लिख दीजिए, नहीं तो लोग यही कहेगा कि तो हम में और लोगों में फर्क ही क्या पड़ा। मैं ये मकान आपसे लिखाऊंगा नहीं, ऐसे ही भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से। तुमने देखा ही मेरा जो फार्म है, लिखा हुआ है पत्थर के ऊपर कि यह जो उपवन है मेरे माँ बाबूजी की दुआओं का असर है, तो है, इसलिए आप छोड़िए, हम मैनेज कर लेंगे। माता जी के देहांत के बाद मैंने पत्नी ने कहा कि ये जी अनिल बाबू को वो घर दे दिया जाए। मैंने कहा क्यों? कहा कि सब कोई को अपना अपना घर है, वो तो सब दिन उसी में रह गए, अपना घर बनाए नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आने दो अनिल को। लगता है फोन फान कर दी उसको या कुछ की, भैया से आके बात कर ली, दोनों देवर भाभी में कुछ गिटपिट हुआ होगा। ये केम, ही टोल्ड मी, हम यस यू आर राइट। बीच वाले भाई को बुलाया, थोड़ा सा उसकी पत्नी को गिच पिच हुआ, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। और वो मकान हम लोगों ने मिलके अनिल के बेटा के नाम से, एक ही बेटा है उनको, दे दिया जी। उसकी खुशी इनको भी उतनी ही हुई, हमको भी हुई, और आनंद आया कि हमने दिया। वी आर गिवर्स, वी आर नॉट टेकर्स। परिवार में भी, गांव में भी जाके मैंने घर और सब अपने पैसे से घर का रिनोवेशन करा के टॉप का बनवा दिया है, सब कुछ कर दिया है। अभी नहीं चाहते थे कहाँ से, मैं एक लाइन नहीं आगे बढ़ते। इतने लोगों को मैं देता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और कई बार मैं नहीं भी चाहता हूँ तो दिलवाती है, ना दे दीजिए, उनको जरूरत है। कभी कभी आएगा लोग फंक्शन वगैरह में, छठ करती थी पहले ही, अब मेरी बहू करती है, हर कोई के लिए कपड़ा लत्ता ये वो, ऊपर से फरमाइश, क्योंकि हम लोग करते हैं इसलिए भाई लोग भी एकदम खुले हुए हैं, फरमाइश करते हैं, अरे भैया तनी 2 कुर्ता पजामा सियावा, ये सब तो हो गई, तनी यही करवावा, तो ये सुन लगी तो आइट को सुना के बोलेगा। ऐसे होता है। हाँ, तो बोलेंगे जी ठीक है तो कर है, 3 वो सिलवा दीजिए। तो दैट इज व्हाट इट इज। वी हैव कंटिन्यूड लाइक दिस टुगेदर, एंड ठीक है। हाँ, कहीं भी हमको
दिक्कत नहीं हुई। शुरू में दिक्कत लगता था कि कहाँ शादी लोग कर दिए, बट व्हेन आई लुक बैक ऑफ माय 52 years ऑफ माय मैरिड लाइफ, आई हैव, जिसको लोग अंग्रेजी में बोल देता है आई हैव नो रिग्रेट्स, हम गलत। आई हैव द प्लेजर दैट आई गॉट मैरिड दैट अर्ली एंड सेटल एवरीथिंग, यू नो, एंड एंजॉयिंग लाइफ। ये घर उनके नाम से बना। आई एम हैप्पी दैट शी इज एंजॉयिंग दिस हाउस, वी आर ऑल एंजॉयिंग। इसलिए उसमें कहीं कोई ये नहीं है, वी हैव नो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑन थिंग्स। यदि डिफरेंस हुआ तो शी सरेंडर्स टू मी। बहुत कम होता है, मना लेते हैं, वह छोड़ दे, हालांकि वही हमको कह देते हैं ज्यादातर। देखो, लेने में तो कुछ दिक्कत होती नहीं है किसी से, उसमें मनाना क्या है, देने में ही ना, गिवर, गिविंग में किचकिच होता है हस्बैंड वाइफ। मेकिंग रिलेशंस, उसमें किचकिच होता है, तो उसमें तो हमसे आगे हैं, तो हमको कहाँ दिक्कत है? सीधी बात है। कहीं कहीं शी वार्न्स मी, आई वार्न हर। यदि बात नहीं मानी तो यदि गलत हो गया तो शी सेज कि आई हैड टोल्ड यू, और उनका गलत हुआ तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आई टोल्ड यू। तो दिस इज हाउ इट गोज। वी हैव सफर्ड टुगेदर। हम लोग के साथ बहुत बहुत तकलीफें आई, बहुत तरह के झंझावात आए। वी आर स्टिल देयर। And now you're enjoying together? Well, I have always enjoyed together. In those days also, England days हो, उसके पहले के days हो, you must learn to enjoy. बड़ी खुशियां तुमको कभी नहीं मिलेंगी जीवन में, ये जान जाओ। एक के बार सोचोगे हाय हो जाए क्या खुश रहेंगे, नो। छोटी छोटी खुशियां जब मिल जाए उसी को एंजॉय करिए। स्ट्रगल यदि आप कर रहे हैं और उसमें वीकेंड में मित्र आ गए तो भूल जाइए कि हमको काका वीक भर किए, मजे करिए, दोस्तों के साथ मजे करिए। अरे यहाँ तो आनंद, जहाँ इनको मालूम होता था कि दोस्त आ गए, बाद में जब गाड़ी चलाना वहां इंग्लैंड में सीख ली, अरे कितना आदमी आ रहा है, हमके 10 तो सब आ रहा है। गाड़ी उठाती थी, सीधे गई मार्केट, सब चीज खरीद के लाई। वहां कोनो नौकर था, खाना बनाना, ये करना, लोगों के रहने का इंतजाम, घर में कि कारपेटे पर से सब स्लीपिंग बैग लगा लगा के सोता था। हा ही चाय नाश्ता चल रहा है, वीकेंड मजा किए। हम लोग चले जाते थे वीकेंड में, मजे करते थे। तो दैट इज हाउ वी हैव लिव्ड एंड आई हैव ऑलवेज लिव्ड। तकलीफें मैंने किसी को बताई नहीं। हम लोगों ने, तकलीफ तो ये थी कि इंग्लैंड से आने के बाद 6 महीने तक लगता ही नहीं था कि अब खर्चा कैसे चलेगा। कभी टीवी बेचा, कभी 2-in-1 बेचा, चुप कर, कभी कैमरा बेच दिया किसी महीने में, किसी महीना। लेकिन पब्लिक में रुआब उतना ही रखे। हमको याद है लेट डॉक्टर AK सिन्हा ने जब इंग्लैंड से नया नया आया था तो उन्होंने मुझे, लखनऊ में था ऑल इंडिया IMA कॉन्फ्रेंस, और वहाँ हमको इन लोगों ने गेस्ट स्पीकर बनाया था। तो बोले कि अजय कुमार जरा सा रुआबे में जाइएगा, ही नहीं कि अब लगिएगा कि हाँ ही नहीं वो नहीं, दिक्कत होगी तो हम इंतजाम करा देंगे। हम गए, सुनिए सर, आशीर्वाद आपका काफी है, इंतजाम तो हम कर ही लेंगे। और हवाई जहाज से मैं लखनऊ गया, उस समय चलता था, हवाई जहाज से आया, और जिस होटल में, एक ही होटल, अवध क्लार्क होटल, वहां सबसे अच्छा होटल था उस जमाने में, AK सिन्हा भी ठहरे, मैं भी उसी फ्लोर पर ठहरा और रोब में रहा। वैसे पैसा की दिक्कत तो थी। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े ड्रग कंपनी के मालिक थे, जो कि AK सिन्हा की एक आदत थी, वो अपने करप्ट नहीं, दूसरे को करप्ट कर देते थे। तो ये 10-20 को ये सब बड़का बड़का डॉक्टर का नाम सुनते हो ना पटना में, ये सब दवाई कंपनी के पैसा से घूमता है, खाता है, पीता है। तो वो कहा करते थे, जिसको जिसको देश भर से बुलाए उस सब का खर्चा उन्हीं से, सेठ जी से दिलवाते थे। उनको सेठ बोलते थे वो, और वही वो उनके हवाई जहाज का, उनके रहने का सब प्रबंध करते थे। तो मैं जब
लौट आया इंग्लैंड, वहां से लखनऊ से। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जानना जरूरी है। तो एक दिन AK सिन्हा के यहाँ गया तो बोले अरे सुने अजय कि तुम अपना होटल का बिल अपने पे किए। हम कहा है तो अपने ही ना पे किया जाता है। बोले ना और सेठ बैठे हुए थे। बोले सेठ ही क्या हुआ? बोले यार ये कैसे हो गया अजय बाबू का बिल? हमें काहे इतना परेशान है, हम अपना बिल तो अपने देते ही हैं, दिए। अगले दिन वो सेठ, इतनी बड़ी दवाई कंपनी मालिक जिसकी कितनी सब्सिडी कंपनियां हैं, वो अपने भतीजे के साथ जो कि अभी चला रहा है एक तरह से मेरे नीलगिरी में 4 मंजिला पर पहुंच गए सवेरे। और मैं कहा अरे आप? हाँ तो क्या, तो ऐसे ही आईली भेंट करे आपने? हमने काहे कोई आए भाई। तो खैर नाश्ता चाय हुआ, अभी भी याद है हमारी पत्नी सूजी का हलवा उला बनाई थी, तब नाश्ता हुआ, कॉफी हुआ। फिर चलते से बोले ए पप्पू एक लिफाफा दिया जिसमें पैसे थे। बोले ये क्या है? बोले वो गलत किया हमारा आदमी सब। देखिए कल रात में बोले बॉस वो होटल वाले हमके सुनिए बोला गया। हम बोले सुनिए, नाम ही बोल देता हूँ संप्रदा बाबू। हम बोले सुनिए संप्रदा बाबू, भगवान की दया से जितना पैसा होगा उसी से हम जीवन यापन करेंगे। बैलगाड़ी पर चलना होगा, हवाई जहाज पर। हरामखोरी की आदत मुझ पे मत डालिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप पैसे देंगे और न मैं लूंगा। ये पैसा रखिए। हाँ एक ही चीज के लिए आपसे मैं भीख मांगूंगा, यदि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई फंक्शन होगा, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ फार्मा इंडस्ट्री इज लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। अभी तुम वाइफ की बात बोले ना, वाइफ नहीं चाहेगी तो हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता, फार्मा इंडस्ट्री नहीं चाहेगी तो ये नहीं कर सकता। लेकिन इंडिविजुअल डॉक्टर को ऑब्लाइज करके दवा लिखवाना गलत है, मैं मानता। तो हमारे फार्मा इंडस्ट्री की जब जरूरत पड़ेगी, मैं कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करूंगा, मैं कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करूंगा, आपसे मांगूंगा, उस समय हिचकिएगा मत, कहें यार क्या बात करते हैं। और उन्होंने ये प्रण रखा अंत तक। जब जब मैंने कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज किए, जब जब मैंने कुछ किया और उनका मुंह खोल दिया उनके पास। ये बात दूसरी थी कि मान लिया कहते थे 5 लाख, तो उनके भाई बड़ा कंजूस है, बात देवा वो घटा के 3 लाख मार देते थे। अब वो दे देते थे, बोलते अरे बाबू छोड़िएगा, भैया को मत भूलिएगा। तो ये सब चलता था, फिर भी मैं भी सेटिस्फाइड रहता था। लेकिन अपने लिए कोई भी दवाई कंपनी इस देश का कह दे कि डॉक्टर अजय कुमार के हवाई जहाज का टिकट कटाया, उनको रहने का प्रबंध किया, उनके पत्नी के रहने का प्रबंध किया, या उनको ऑबलाइज किया, गाड़ी दिया, घोड़ा दिया, छकड़ा दिया, तो मैं उस दिन डॉक्टरी करना छोड़ दूंगा। सारे आनंद मैं अपने पैसे से करता हूं, इस पर मुझे गर्व है कि मैं अपने पैसे से करता हूं। हाँ कभी कभी ऐसा होता था क्योंकि संप्रदा बाबू से पारिवारिक संबंध है, रिलेशन भी है, और बहुत ही पारिवारिक संबंध है। वो जब इंग्लैंड गए थे यही अपने भतीजे का ऑपरेशन कराने, तो मैंने उनको घुमाया था। तो इस तरह के, तो इस पारिवारिक संबंध में कभी कभी बॉम्बे में संप्रदा बाबू ने गाड़ी भेजवा दी तो बात दूसरी है, लेकिन नहीं, इट वाज नॉट अ डील, नो, एंड इट वाज नॉट विद अ ड्रग कंपनी बट संप्रदा बाबू, बसदेव बाबू। अभी भी सतीश मिल जाता है, सब मिल जाते, नवल मिल जाते हैं, उनके पुत्र लोग जानते हैं कि अजय बाबू की। तो ये मैंने जीवन तो जिस तरह वाइफ के साथ ही किया, वाइफ ने भी कहीं जोड़ नहीं दिया कि आप गलत काम कीजिए। बोली ना सही आप कर रहे हैं। हर बार तो उसका उत्साह होता है ना, इफ द वाइफ इज विलिंग टू हेल्प यू, देन you can sort of go forward. If the wife is pulling the string, खत्म। चलिए यहां हम भी खत्म कर रहे हैं, और इस सेगमेंट का ये वादा रहा कि अगले 10 सप्ताह 10 एपिसोड के माध्यम से, पहला एपिसोड नेतरहाट से पढ़ाई, उसके बाद PMCH,
टीएमसीएच का वो 4 साल से 5 साल का दौर, फिर इंग्लैंड, फिर पटना, और पटना के बाद अभी एक लेजेंडरी जीवन जीने वाला आदमी कैसे क्या कर रहा है वो अगले 10 सप्ताह में हम आपको बताएंगे। ये भूमिका समझ लीजिए अंग्रेजी ये किताब का प्रीफेस, जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि कैसे डॉक्टर अजय कुमार ने यहां से इंग्लैंड की यात्रा की, इंग्लैंड से फिर पटना आए और आज पटना में एक यूरोलॉजिस्ट के पायनियर के तौर पर स्थापित है। और अगर बिहार का चिकित्सीय इतिहास कभी लिखा जाएगा तो बहुत स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम उसमें जरूर मेंशन होगा और यह कहा जाएगा कि अगर किसी ने आकर विदेश से एक अच्छी जिंदगी छोड़कर यहां आकर किसी ने यह तय किया कि मैं अपने राज्य के लिए काम करूंगा तो वो अजय कुमार ही थे। और शख्सियत में हम ऐसे ही इस पहले सीजन में अजय कुमार पर बात करेंगे और दूसरे सीजन में यूं ही किसी और व्यक्तित्व को उठाएंगे और आपको बताएंगे। बाकी कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, कुछ सुझाव हो इस सेगमेंट को लेकर तो वो दीजिएगा। और अगले 10 सप्ताह आप ये जानने के लिए तैयार रहिए कि एक स्ट्रगल क्या होता है, एक जीवन क्या होता है, सपना कैसे जिया जाता है। और इस पूरे सेगमेंट 1 घंटे की बातचीत की मेरी सबसे अच्छी जो समझ है वो एक शब्द था और वो था आदर्श बदला। आदर्श बदला से ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ आप किसी से अपनी चीजों को साबित करके भी अच्छे बने रह सकते हैं। चलिए अब खत्म करते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम शख्सियत का पहला एपिसोड पहला सीजन का देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।